नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज के वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर 1 जिसमें क्षेत्रीय भाषा है हिंदी। इसमें टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? कृष्ण की, गोपियों की, मित्र की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण की। उद्धव कृष्ण जी के संगत में रहकर भी प्रेम से दूर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम या इनमें से कोई नहीं? तो गोपियां कृष्ण जी के प्रेम में आसक्त हो गई है। अगला है, गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? द्वेष की भावना, क्रोध की भावना, प्रेम की भावना या घृणा की भावना? तो गोपियां कृष्ण जी के प्रति प्रेम की भावना रखती है। अगला है, गोपियां स्वयं को क्या समझती है? डरपोक, निर्बल, अबला या साहसी? तो गोपियां स्वयं को अबला समझती है। ठीक है, आगे है, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? तो इसका सही आंसर होगा गोपियों को। गोपियों को कृष्ण के आने की प्रतीक्षा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? शत्रु, मित्र, भाई या पड़ोसी? तो शिव जी का धनुष तोड़ने वाले प्रभु श्री राम को परशुराम अपना शत्रु समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? तो जो सेवा का काम करे वह सेवक कहलाता है। ठीक है, आगे है, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं? प्रेम, मोह, काल या लोभ? तो काल के वश में आकर लक्ष्मण जी के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा, कायर, साहसी या मूर्खता? तो यह परशुराम जी के योद्धा होने को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? माता पिता को, गुरु को, राजाओं को या ब्राह्मणों को? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणों को दान कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स की भी सहायता ले सकते हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोज और 100 मॉक टेस्ट के रूप में खत्म किया गया है। और इसमें आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए 20 प्लस प्रैक्टिस सेट फ्री दिए जाएंगे और इसका चार्ज मात्र 499 रुपया। यदि आप जेएसएससी सीजीएल के लिए खोरठा की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका भी कोर्स इस ऐप पे उपलब्ध है, जिसमें आपको खोरठा बुक का पीडीएफ, वीडियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी नोट्स मिलेंगे और इसका चार्ज मात्र 499 रुपया है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे खोरठा टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है, जिसका चार्ज 99 रुपया है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। अगर आप उत्पाद सिपाही से हैं और इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा खोरठा है और आपको खोरठा का कंटेंट चाहिए तो इसके लिए भी यहाँ पे एक अलग कोर्स बना दिया गया है, जिसमें आपको खोरठा बुक का पीडीएफ, वीडियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी नोट्स मिलेंगे और इसका चार्ज मात्र 299 रुपया है। और आपका क्षेत्रीय भाषा अगर हिंदी है तो इसका भी कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध है और इसका चार्ज मात्र 199 रुपया है। और इतना ही नहीं, इस ऐप पे बहुत से ऐसे कंटेंट फ्री में भी उपलब्ध हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके आरपी कैरियर क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण की छाती पर किसकी माला शोभित हो रही है? सोने की माला, हीरे का हार, फूलों की वनमाला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा फूलों की वनमाला। कृष्ण की छाती पर फूलों की वनमाला शोभित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी है? तो कृष्ण जी की आंखें चंचलता और शरारत से भरी है। अगला क्वेश्चन है कि कवि कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? कवि कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या वसंत ऋतु? तो इसका सही आंसर होगा वसंत ऋतु। कवि कामदेव के शिशु के रूप में वसंत ऋतु की कल्पना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए है? तो कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण किए हुए। ठीक है, अगला है, कृष्ण का मुख
किसके समान कांति से परिपूर्ण है? कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है? ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, तारों या फूल। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? भंवरे, गीतकार, कोयल या इनमें से कोई नहीं। तो आत्मकथा में जयशंकर प्रसाद जी अपने मन को भंवरे का रूप दिए। किसका? भंवरे का रूप दिए। ठीक है, आगे है कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? तो कम भी नहीं हुए ना ही अधिक हुए। ठीक है, तो यह मौन रह गए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के जो दुख दर्द है वो कैसे रह गए? मौन रह गए। आगे है कि गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखा है? तो गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखा है। ठीक है, आगे है कवि के जीवन की गागर कैसी है? तो जयशंकर प्रसाद जी के जीवन की गागर खाली है। ठीक है, अगला है कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? तो कवि ने खाली घड़े से असफल जीवन की ओर इशारा किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वह बादल में किसका स्वर सुनते हैं? तो वह क्रांति की स्वर सुनते हैं। ठीक है, अगला है किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अगला है कवि के अनुसार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अनुसार किसके केस सुंदर, काले और घुंघराले होते हैं? तो बादल के केस कैसे होते हैं? सुंदर, काले और घुंघराले होते हैं। ठीक है, कविता, कौन सी कविता? उत्साह और अट नहीं रही में जल का बरसना किसका प्रतीक है? जल का बरसना यह शांति और सुख की स्थापना का प्रतीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या होता है? तो तप्त धरा का मतलब होता है गर्म धरती, लेकिन यहां सांकेतिक अर्थ पूछ रहा है इस कविता में, तो इसका मतलब होता है दुखों से पीड़ित धरती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? तो झोपड़ी में फूल खिलना, पैसे कमाना, अमीर होना या गरीबी में आनंद आना। तो इसका सही आंसर होगा गरीबी में आनंद आना। ठीक है, झोपड़ी में कमल खिलने का मतलब होता है गरीबी में आनंद आना। और यह कौन से कविता का है? तो यह है यह दंतुरित मुस्कान का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कवि को एकटक कौन निहार रहा है? तो नागार्जुन जी को एकटक कौन निहार रहा है? शिशु निहार रहा है, छोटा बच्चा निहार रहा है। ठीक है, अगला है बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? तो बच्चे की मुस्कान में कठोर व्यक्ति का मन को पिघलाने की शक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो इसका सही आंसर होगा नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। ठीक है, अगला है बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? तो जानवान कुछ नहीं डालती, इसका मतलब बस यही है कि हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है। जो बच्चे की मुस्कान है वह हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने किन यादों में जीने से मना किया है? मतलब गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना कविता के माध्यम से किन यादों में जीने से मना किया है? तो पुरानी मीठी यादों में जीने से मना किया है। ठीक है, अगला है चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो प्रेमिका के केशों में गुथे फूल की याद आती है। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर को चांदनी रात को देखकर प्रेमिका के केशों में गुथे फूल की याद आती है। ठीक है, अगला है पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है? तो पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम बड़ा दुखमय होता है। ठीक है, अगला है कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? तो प्रभुता को मृग तृष्णा कहा गया है। आगे है कविता में छाया का क्या अर्थ है? छाया मत छूना में छाया का अर्थ क्या है? तो छाया का मतलब होता है पुरानी मीठी यादें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? तो कन्यादान करते समय मां का दुख क्या था? बहुत ही वास्तविक था। आगे है लड़की की मां दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? सहारा, बेटी, पूंजी या इनमें से कोई नहीं। तो लड़की की मां दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही क्या थी? उसकी एक आखिरी पूंजी थी। ठीक है,
अगला है, किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है। तो लड़की को वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है। अगला है, कवि, कौन से कवि? ऋतुराज। ऋतुराज ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? तो काल्पनिक सुखों में जीता हुआ दर्शाया है। अगला है, कविता में लड़की के सयाने न होने का क्या आशय है? मतलब ये जो कन्यादान कविता है उसमें लड़की के सयाने न होने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दुनियादारी को न समझना, लड़की द्वारा दुनियादारी को न समझना ही इसका मतलब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी है? मीठी, कोमल, कड़क तथा गरजदार या थकी हुई? तो मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? कड़क तथा गरजदार। ठीक है। अगला है, मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? तो संगतकार का है। ठीक है, जो कि पीछे बैठ के गाना गाते हैं। अगला है, संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? ये जो संगतकार है वह मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? तो उसकी गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि गाना और भी क्या हो? सुंदर हो। ठीक है। अगला है कि मुख्य गायक को धीरज बांधने का काम प्रायः कौन करता है? तो संगतकार। उसको हिम्मत देने का काम भी कौन करता है? संगतकार करता है। ठीक है, और संगतकार को कौन लिखे हैं? मंगलेश डबराल। ठीक है। अगला है, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? तो इसे तार सप्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? तार सप्तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी। अगला है, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? तो वह मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा को देखकर चौंक गए और रास्ते भर उसी के बारे में सोचते रहे। ठीक है। अगला है, कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार साहब किसके बारे में सोच रहे थे? तो वह मूर्ति के बारे में सोच रहे थे। ठीक है। अगला है कि नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? तो चश्मे वाले को बुरी लगती थी, और ये बेचारा अपना चश्मा नेताजी को पहना दिया करता था। इसका काम ही था चश्मा बेचना। और जब यह बेचारा मर गया तो बच्चे लोग क्या किए? सरकंडे का चश्मा बनाए और नेताजी को पहना दिए। ठीक है। अगला है, लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? तो लोग चश्मे वाले को कैप्टन के नाम से बुलाते थे। ठीक है, और इसके लेखक हैं कौन? तो स्वयं प्रकाश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? तो सुबह सुबह बाल गोविंद भगत भजन गाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, या सुस्त और बोदा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह सुस्त और बोदा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि बोदा का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा बेटे के मरने पर भगत जी भजन गा रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि बेटे की आत्मा जाकर परमात्मा से मिली है, जो कि एक खुशी का बात है, और यही खुशी को मनाने के लिए वह भजन गा रहे थे। ठीक है। अगला है, भादों की रात कैसी होती है? तो भादों की रात अंधेरी होती है। ठीक। आगे है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? जो लेखक, क्या नाम था उनका? रामवृक्ष बेनीपुरी। वह बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? तो वह मधुर संगीत गायन पर मुग्ध थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? तो नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव दिखा। उन्हें लगा कि कौन सा गरीब आदमी आके मेरे बगल में बैठ गया। ठीक है। अगला है, नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया? तो नवाब साहब ने खीरों की फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्यों? अपनी नवाबी ठाठ दिखाने के लिए। ठीक है। अगला है, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? तो नवाब साहब को कनखियों से लेखक देख रहा था। नाम क्या था इसका? यशपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? क्यों फेंक दिया? अपनी अमीरी को दिखाने के लिए, अपनी अमीरी को दिखाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, लेखक ने ट्रेन में सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्यों खरीदा?
आराम से यात्रा करने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। लेखक जो है वह सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदते हैं? ताकि नई कहानी के बारे में वह सोच सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है? कौन से लेखक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहां बात हो रही है मानवीय करुणा की दिव्य चमक की। ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है? तो निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। ठीक है, आगे है किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरा था? तो फादर से बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरा था। ठीक है, अगला है फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते हैं? तो डॉक्टर रघुवंश को मां की चिट्ठियां दिखाते हैं। ठीक है, आगे है फादर के पिता क्या थे? तो फादर के पिता व्यवसायी थे। क्या थे? व्यवसायी थे। ठीक है, अगला है किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? तो अपनी बहन की शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी। ये बात है किसकी? तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिनके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? मतलब मनु भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था? तो उनका स्वभाव थोड़ा शक्की टाइप का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? गरीबी के कारण, चिंता के कारण, अपनों के विश्वासघात के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा अपनों के विश्वासघात के कारण उनके पिता थोड़े शक्की स्वभाव के थे। ठीक है, अगला है कि किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? महात्मा गांधी की, शीला अग्रवाल की, पिता की, या क्रांतिकारियों की? तो इसका सही आंसर होगा शीला अग्रवाल की बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। ठीक है, अगला है अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? मनु भंडारी की उम्र कितनी थी जब उनकी बहन की शादी हो रही थी? तब वह 7 साल की थी। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला है लेखिका की शादी कहां हुई थी? तो लेखिका की शादी कोलकाता में हुई थी। ठीक है, और इस कहानी का नाम है एक कहानी यह भी, और इनकी लेखिका है मनु भंडारी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक स्त्री शिक्षा का विरोधी है, पक्षधर है, कट्टर समर्थक है, या विचारक है? यहां लेखक का कहने का मतलब है महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा का क्या है? तो वह स्त्री शिक्षा के पक्षधर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, पक्षधर है। अगला है प्रस्तुत पाठ के लेखक ने किन लोगों पर व्यंग किया है? कौन सा पाठ? तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों के खंडन जो चैप्टर है, उनके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किन लोगों पर व्यंग किया है? ऑप्शन है स्त्री शिक्षा के समर्थकों का, इतिहास के जानकारों पर, समाज विरोधी पर, या फिर स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग किया है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि जो पुरुष स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते वे क्या है? वे अन्यायी हैं। क्या है? वे अन्यायी हैं। अगला है लेखक स्त्रियों को ककहारा पढ़ाना पाप समझते हैं, पाप समझने वालों के विरोधी हैं, पाप नहीं समझते हैं, या फिर पाप समझने वालों के समर्थक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ख, पाप समझने वालों के विरोधी हैं। ठीक है, आगे है स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है? तो स्त्रियों ने वेद मंत्रों की भी रचना की है। ठीक है, अब आगे बढ़। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहां जाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां अपने संगीत के रियाज के लिए काशी में स्थित बालाजी के मंदिर जाया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रसलून और बतलून के गाने पर किसे खुशी मिलती थी? तो रसलून और बतलून के गाने पर अमीरुद्दीन को खुशी मिलती थी। अमीरुद्दीन मतलब बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है? अमीरुद्दीन। ठीक है, उसे खुशी मिलती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां हुआ था? तो बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। कहां हुआ था? बिहार के डुमराव गांव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अमीरुद्दीन का ननिहाल कहां था? तो अमीरुद्दीन का ननिहाल काशी में था। मतलब नानी घर इनका कहां था? काशी में, और घर कहां था? डुमराव में। ठीक है, अगला है बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? तो यह इन्हें जन्नत मानते थे। बिस्मिल्लाह खां जो है वह काशी और शहनाई को जन्नत मानते थे धरती पर। ठीक है, ये कौन सी कहानी की बात हो रही है? तो यह नौबत खाने में इबादत की बात हो रही है, और इनके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मोती भरा थाल किसे कहा गया है। ऑप्शन है आकाश में खिले तारों को, खेत में लगे फसलों को, समुद्र को या वन को। तो इसका सही आंसर होगा आकाश में खिले तारों को। कहानी का नाम है संस्कृति और इनके लेखक है भदंत आनंद कौशल्यायन। ये कहते हैं क्या, आकाश में खिले तारों को मोती भरा थाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है संस्कृति का जनक कौन है। पेट भरने वाला, संस्कृत पढ़ने वाला, तन ढकने वाला या ज्ञान पैदा करने वाला। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान पैदा करने वाला। आगे है मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया। तो मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए आग का आविष्कार किया। किसका? आग का। ठीक है, आगे है मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया। आभूषण, वस्त्र, सुई धागे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सुई धागे का। ठीक है, जिसके कारण फिर वस्त्र बनता है। अगला है किसी नई चीज की खोज कौन करता है। एक संस्कृत व्यक्ति, वैज्ञानिक, ज्ञानी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, एक संस्कृत व्यक्ति, मतलब एक आविष्कारक खोज करता है। ठीक है, जिसे अन्वेषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वेषक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो सफल का भाववाचक संज्ञा सफलता है। ठीक है, आगे है केजरीवाल को सफलता मिली। वाक्य में सफलता कौन सा संज्ञा है। तो ये जो सफलता है वह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला है मेरी निर्धनता पर दया करो। मेरी निर्धनता पर दया करो भाववाचक संज्ञा चुने। तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। तो वह है निर्धनता, मतलब गरीबी। ठीक है, आगे है दक्षिण शब्द में संज्ञा है। तो दक्षिण खुद क्या है, यह संज्ञा है। ठीक है, अगला है जाति का भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो जाति का भाववाचक संज्ञा होता है जातीयता। क्या होता है? जातीयता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति जो है वह कौन सा समास है, वह अव्ययी भाव समास है, जिसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है देवकन्या। देवकन्या में कौन सा समास है। देवकन्या का मतलब होता है देवों की कन्या, मतलब यह भी क्या है, यह तत्पुरुष समास है। ये जो देव कन्या है वह तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला है विद्यानुराग। विद्यानुराग कौन सा समास है। तो ये जो विद्यानुराग है वह तत्पुरुष समास है, जिसका मतलब होता है विद्या का अनुराग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद अथवा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो नया पद बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, और समास क्या होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नाकों चने चबवाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो नाकों चने चबवाना का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तंग करना। ठीक है, आगे है दिमाग चाटना। दिमाग चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दिमाग चाटना का मतलब होता है व्यर्थ बके जाना, मतलब फालतू में बोलते जाना। ठीक है, आगे है हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है, मतलब छोटा काम होना, मतलब तुच्छ वस्तु होना। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला है आंखों का तारा। आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। ठीक है, लास्ट है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, ये सेट हो जाता है खत्म। अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स की भी सहायता ले सकते हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोज और 100 मॉक टेस्ट के रूप में खत्म किया गया है। और इसमें आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए 20 प्लस प्रैक्टिस सेट फ्री दिए जाएंगे और इसका चार्ज मात्र 499 रुपया। यदि आप जेएसएससी सीजीएल के लिए खोरठा की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका भी कोर्स इस ऐप पे उपलब्ध है, जिसमें आपको खोरठा बुक का पीडीएफ, वीडियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी नोट्स मिलेंगे और इसका चार्ज मात्र 499 रुपया है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे खोरठा टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है, जिसका चार्ज 99 रुपया है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। अगर आप उत्पाद सिपाही से हैं और इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा खोरठा है और आपको खोरठा का कंटेंट चाहिए तो इसके लिए भी यहाँ पे एक अलग कोर्स बना दिया गया है, जिसमें आपको खोरठा बुक का पीडीएफ, वीडियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी नोट्स मिलेंगे और इसका चार्ज मात्र 299 रुपया है।
और आपका क्षेत्रीय भाषा अगर हिंदी है तो इसका भी कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध है और इसका चार्ज मात्र 199 रुपया है। और इतना ही नहीं, इस ऐप पे बहुत से ऐसे कंटेंट फ्री में भी उपलब्ध हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके आरपी कैरियर क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा।